हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा आरबीआई के ऊपर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ये कह लीजिए भारत के सेंट्रल बैंक के ऊपर। आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है, आरबीआई के बनने का इतिहास क्या है, आरबीआई के मेन काम क्या है जो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, किस तरीके से आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करती है, किस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज को इस्तेमाल करती है, इन सारी बातों का जिक्र आज की वीडियो में होने वाला है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, सबसे पहले हम लोग आरबीआई के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में सेंट्रल बैंक की भूमिका में है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है? देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे बैंक हैं। भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, भारत के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक है, भारत के अंदर फॉरेन सेक्टर यानी कि विदेशी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, भारत के अंदर शेड्यूल्ड बैंक्स है, बहुत सारी तरीके के भारत के अंदर बैंक है। तो कोई तो ऐसा बैंक चाहिए जो इन सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा, इन सारे बैंकों के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएगा। उस बैंक को हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और भारत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी, वो आरबीआई के द्वारा निभाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन, भारत में कौन सा बैंक है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ड्यूटीज निभाता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 अप्रैल 1935 को बना था विद टोटल कैपिटल 5 करोड़। ये याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को बना था। जब ये बना था तब इसकी टोटल कैपिटल जो थी 5 करोड़ रुपए थी। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना था किस एक्ट के तहत? तो याद रहे, आरबीआई वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट 1934। अगर एक्ट पूछेंगे तो आरबीआई एक्ट 1934, अगर डेट पूछेंगे 1 अप्रैल 1935। क्लियर होगी बात? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आरबीआई भारत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ड्यूटी निभाता है। आरबीआई बनने की जो तारीख है वो 1 अप्रैल 1935 है। और आरबीआई किस एक्ट के तहत बना है? आरबीआई एक्ट 1934। जब आरबीआई बना था तब उसकी टोटल जो कैपिटल थी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए थी। आरबीआई को बनाने की जो रिकमेंडेशन है वो 1926 के अंदर करी गई थी, और ये करी गई थी द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। फिर से सुनिए, आरबीआई को बनाने की जो सुझाव दिया गया था 1926 के अंदर एक रॉयल कमीशन, शाही कमीशन के द्वारा दिया गया था। और ये कमीशन बनाया गया था इंडियन करेंसी को जानने के लिए। ठीक है जी। और इस कमीशन का नाम क्या था? हिल्टन यंग कमीशन। तो कभी कभार एग्जाम के अंदर बच्चों पेपर आता है कि आरबीआई को बनाने की रिकमेंडेशन किसने करी थी? तो कभी कभार ऑप्शन में लिखा होता है रॉयल कमीशन, या फिर कभी कभार लिखा होता है हिल्टन यंग कमीशन। बात क्लियर होगी? ओके, तो आरबीआई को बनाने का जो सुझाव था 1926 के अंदर रॉयल कमीशन के द्वारा दिया गया। रॉयल कमीशन जो भारत की करेंसी और उसके फाइनेंस को जानने के लिए बनाया गया था। बाद में इसी कमीशन की अध्यक्षता हिल्टन यंग को दी गई, यानी कि हिल्टन यंग रॉयल कमीशन के मुखिया थे। तब से इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कह दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आरबीआई, आजादी के बाद आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया, पूरी तरीके से गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो अगला क्वेश्चन, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया? जब आरबीआई 1935 में बना था तब आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी की तरह था, या ये कह लीजिए प्राइवेट बैंक की तरह था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बना कब? 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। तब से लेकर आज तक आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नड किया जाता है, ओन्ड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, आरबीआई बेसिकली करता क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। एक बार एक बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी? Monetary policy are the those policies
विच रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ मनी ऑफ द कंट्री। फ्लो ऑफ मनी, ऐसी पॉलिसीज जो किसी देश के अंदर पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। पैसा कितना मार्केट में आएगा, पैसा कितना मार्केट से बाहर जाएगा, जितना ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा या बाहर जाएगा उससे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा। तो सबसे पहले काम आपको याद रखना है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। एक चीज और याद रखना, 2016 तक मॉनेटरी पॉलिसीज को कंप्लीटली कंट्रोल किया जाता था आरबीआई के द्वारा, लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज में थोड़ा सा बदलाव किया। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। ठीक है जी, 2016 तक आरबीआई ऑटोनोमसली खुद ही पूरी मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करती थी, लेकिन 2016 में सरकार ने आरबीआई की वर्किंग प्रणाली में कुछ बदलाव किया और उसके तहत एक कमेटी बनाई गई जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। अब ये कमेटी भारत के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। इस कमेटी के अंदर लगभग 6 मेंबर होते हैं जो समय के अनुसार बदले भी जा सकते हैं। उसमें 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर जो है नॉन आरबीआई की तरफ से होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है? आपने अगर कभी नाम सुना हो रेपो रेट का, रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो रेट का, ठीक है। शायद आपने नाम सुना हो रिवर्स रेपो रेट का, आपने नाम सुना हो सीआरआर का, कैश रिजर्व रेशियो का, आपने नाम सुना हो एसएलआर का, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो का। क्लियर? तो ये सारे जो टूल्स हैं ये मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आते हैं। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इनको मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर बोला जाता है। इसके अलावा आरबीआई क्या करती है, हमारे देश की जो करेंसी है, हमारे देश का जो क्रेडिट है, हमारे देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखती है। यानी कि देश के अंदर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, देश की जो करेंसी है वो ठीक ठाक से छपनी चाहिए, देश की करेंसी देश के बाहर कितनी जा रही है, देश के अंदर कितनी आ पा रही है, क्रेडिट सिस्टम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, मार्केट में पैसा कितना लीगल तरीके से आ पा रहा है और मार्केट में पैसा कितना इलीगल तरीके से आ रहा है, इन सारी बातों को बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम एंड करेंसी फ्लो सिस्टम। ये सारा कंट्रोल मार्केट में मेनली आरबीआई के अंडर रखा जाता है। इसके अलावा आरबीआई और क्या करती है? नेक्स्ट, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ इंटायर बैंकिंग इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है। देखिए यहां पर जब मैं बैंकिंग सिस्टम बोल रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है, चाहे वो बैंक फॉरेन बैंक हो, विदेशी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, अगर ऐसा कोई भी बैंक जो भारत के अंदर वर्क कर रहा है तो उसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? आरबीआई प्लेज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार जब कभी भी अपनी कोई विकास नीतियों को पूर्ण करती है, जब भी कोई अपनी विकास नीतियां बनाती है, ठीक है, ग्रोथ बनाती है कि देश की डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए, उसमें आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंस के कंट्रोल की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई जितनी भी विकास की नीतियां हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, इट सर्व्ड एज द लीडर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड द मनी मार्केट। जितना भी भारत के अंदर बैंकिंग सिस्टम है उसको लीड करती है, ठीक है, उसको रास्ता दिखाती है, उसके लिए पॉलिसीज तय करती है। इसके अलावा आरबीआई, देखिए एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं कि आरबीआई जब बना था 1935 के अंदर, उस समय आरबीआई सिर्फ इंडिया का सेंट्रल बैंक नहीं था। उस समय आरबीआई म्यांमार, जिसको उस समय बर्मा कहते हैं, प्लस पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज बर्माज नाउ म्यांमार सेंट्रल बैंक अंटिल अप्रैल 1947। ठीक है, देखिए
अप्रैल 1947 तक, यानी कि 1947 के चौथे महीने तक आरबीआई म्यांमार के सेंट्रल बैंक की ड्यूटीज को भी निभाता रहा है। ऑल्दो आपको याद रखना है कि जो बर्मा था, म्यांमार था, वो भारतीय यूनियन से 1937 में ही सेपरेट हो गया था। यानी कि 1937 में सेपरेट होने के बाद भी म्यांमार का जो सेंट्रल बैंक था 1947 तक वो भारत में था, जिसको हम आरबीआई ही बोलते हैं। क्लियर होगी? फिर से सुनिए, म्यांमार भारत से 1937 में सेपरेट हो गया था, भारतीय यूनियन से 1937 में अलग मुल्क बना दिया गया था। उसके बावजूद भी अप्रैल 1947 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक की ड्यूटी आरबीआई के द्वारा निभाई जाती थी। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, एक चीज और, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947 द बैंक सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान अंटिल द जून 1948। देखिए, आपको ये इतिहास पता होना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी दी गई और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी दी गई, जिसको हम पार्टीशन बोलते हैं। 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन होने के बावजूद भी जून 1948 तक पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक की ड्यूटी था वो आरबीआई ही निभा रहा था। यानी कि म्यांमार और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनको अलग करने के बावजूद भी कुछ समय के लिए उनका सेंट्रल बैंक आरबीआई के ही, यानी कि इंडिया मुल्क के अंदर ही था। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़िए। आरबीआई हैज बीन फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इट्स नेशनलाइजेशन 1949। ठीक है जी, 1949 के नेशनलाइजेशन के बाद अब ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इसके अलावा ये किसी मुल्क के सेंट्रल बैंक के तौर पर नहीं निभाती। अगर आप भारत का इतिहास देखें, बांग्लादेश हमारे से निकला, ठीक है, म्यांमार हमारे से निकला, क्लियर, पाकिस्तान हमारे से निकला, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हमारे अंदर था। तो स्टार्टिंग में आरबीआई ने एक बहुत बड़े हिस्से के सेंट्रल बैंक की ड्यूटी निभाई है जब ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था। लेकिन 1949 से, जब से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, तब से आरबीआई सिर्फ भारत, यानी कि आज की इंडिया की हुकूमत के लिए ही काम करती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। भारत के अंदर स्ट्रक्चर क्या है? टॉप पे है आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? आरबीआई के बाद आता है शेड्यूल्ड बैंक और अनशेड्यूल्ड बैंक। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो फॉर्म्ड हुआ था अंडर द एक्ट 1934 बना था। आरबीआई वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट 1934। आरबीआई के एक्ट 1934 में एक शेड्यूल्ड दिया गया है जिसको बोलते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। फिर से समझिए, आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल्ड दिया गया जिसको बोलते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। वो सारे बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड हैं उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। ओके, फिर से सुन लीजिए, किन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है? दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई इज नोन एज अ शेड्यूल्ड बैंक, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको अनशेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, अब शेड्यूल्ड बैंक आगे दो तरीके का होता है। नंबर 1 कमर्शियल बैंक, नंबर 2 कोऑपरेटिव बैंक। अब कमर्शियल बैंक आगे फिर से देखिए, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो लोन भी देते हैं, जो सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं, जो करंट अकाउंट भी खोलते हैं। स्टार्टिंग में भारत में जब बैंकिंग प्रणाली आई, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि भारत का जो पहला बैंक था लगभग 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था। और ये किस नजरिए पे काम करता था? ये करता था शाहूकारिता के नजरिए पे। ये लोगों से पैसे लेके सेविंग नहीं करता था, लोगों को सिर्फ लोन देता था। लेकिन कमर्शियल बैंक लोगों को लोन भी देंगे, सेविंग भी करेंगे, करंट अकाउंट भी खोलेंगे। क्लियर होगी बात? दे आर नोन एज द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? कमर्शियल बैंक जो है आगे कई हिस्सों में डिवाइड है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबीज। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होंगे? ऐसा कोई भी बैंक जिसके अंदर 51% शेयर होल्डर
मिनिमम गवर्नमेंट का है। मेरी बात फिर से समझिए, ऐसा कोई भी बैंक जिसके अंदर मिनिमम 51% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, दे आर नोन एज द पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पर मिनिमम 51% शेयर जो है किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में है, किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में है या किसी प्राइवेट बोर्ड के हाथ में है, उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक बोला जाता है। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? याद रखें, फॉरेन बैंक्स आर द दोज बैंक जिनका मेन हेडक्वार्टर आउटसाइड द इंडिया है। ऐसा कोई भी बैंक जिसका मुख्य दफ्तर भारत की सीमाओं से बाहर है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको फेडरल बैंक दिखाई देता होगा। फेडरल बैंक एक फॉरेन बैंक है, ओके, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूएसए के अंदर है। दे आर नोन एज द फॉरेन बैंक। और आरआरबीज आपको पता है, रीजन रूरल बैंक, इसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो के अंदर करी थी। क्लियर। अब पब्लिक सेक्टर बैंक फिर से दो तरीके के होते हैं। एक वो बैंक जिनको नेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है, जैसे कि पीएनबी हुआ आपके पास, क्लियर, जैसे कि इंडियन बैंक हुआ आपके पास, क्लियर, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक हैं। इनके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भारत के अंदर 14 बैंकों को एक बार नेशनलाइज्ड किया गया, फिर 6 बैंकों को फिर से एक बार नेशनलाइज्ड किया गया, क्लियर। और नेक्स्ट दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स बैंक। देखिए, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे एसोसिएट्स बैंक थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, क्लियर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवनकोर एंड हैदराबाद, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो थे एसोसिएट्स थे, लेकिन बाद में इन्हें मर्ज कर दिया गया। तो मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि कमर्शियल बैंक 4 कैटेगरी में होता है: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड आरआरबी से, रीजन रूरल बैंक। आरआरबी जो है ये नाबार्ड के अंदर काम करते हैं, याद रखना है आपको, पिछली वीडियो में समझाया है, और नाबार्ड आरबीआई के अंडर काम करता है। क्लियर होगी बात? क्लियर। पब्लिक सेक्टर बैंक दो तरीके के होते हैं, वो सारे बैंक जिनको नेशनलाइज्ड किया गया, और एसबीआई या फिर उससे एसोसिएटेड जितने भी बैंक थे वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें आप कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ये आगे दो तरीके के होते हैं, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन इस पे क्या आता है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल बैंक? दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, वो सारी बैंकिंग प्रणाली जो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय यानी कि सेकंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे हम लोग शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। शेड्यूल्ड बैंक आगे दो तरीके का होता है, कमर्शियल बैंक एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। क्लियर। कमर्शियल बैंक आगे फिर से 4 तरीके का और पब्लिक सेक्टर बैंक आगे 2 तरीके का। इससे आपको बैंकिंग प्रणाली को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि लगभग 1911 तक भारत की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कोलकाता थी, ठीक है, जिसको उस समय कैलकाटा बोला जाता था। लगभग 1911 में दिल्ली दरबार के बाद हमारी कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया था। क्लियर होगी बात? तो इसलिए ज्यादातर जो संस्थाएं हैं उनका स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर कोलकाता में ही होता था, ठीक है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai in 1937। ठीक है, जब आरबीआई बना था तो जो इसका मुख्य ऑफिस था, हेड ऑफिस था, वो कोलकाता के अंदर था, लेकिन याद रहे ये डेट 1937 के अंदर आरबीआई का हेड ऑफिस कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई लाया गया। तो एट प्रेजेंट आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। एक चीज याद रखना, जिन बैंक्स के लास्ट में, ज्यादातर जिन बैंक्स के लास्ट में इंडिया पड़ता है, ठीक है, जिन बैंक्स के लास्ट में इंडिया पड़ता है उन बैंकों का ज्यादातर हेड ऑफिस मुंबई मिलेगा। सभी का नहीं, ज्यादातर का, जैसे आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता था, 1937 में मुंबई में आया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टोटल कितने ऑफिस हैं? याद रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टोटल 31 लोकेशन के अंदर यानी कि 31 ऑफिसेज हैं आरबीआई के। क्लियर? उसमें से 19 रीजनल ऑफिस है, ठीक है, 39 रीजनल ऑफिस है, 11 सब ऑफिस है, 19 हो गए जी रीजनल ऑफिस, 11 हो गए सब ऑफिस, टोटल हो गए आपके पास 30, और एक हो गया सेंट्रल यानी कि मेन हेड ऑफिस। तो टोटल आरबीआई के 31 लोकेशंस पे ऑफिसेज हैं, ये याद रखने हैं। 19 रीजनल ऑफिस है, 11 सब ऑफिसेज है। और इन 31 ऑफिसेज के बिना भी आरबीआई कुछ इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनोमसली लीड करती है। 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, नाम याद रखना, जिनको आरबीआई खुद कंट्रोल करती है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस का मतलब होता है जिसकी सारी शक्तियां सिर्फ आरबीआई के पास है, किसी और को इसमें जो है दखलंदाजी नहीं कर सकता। एक है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ये मुंबई के गोरेगांव में है। क्लियर? नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। तो 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑटोनोमसली आरबीआई के द्वारा लीड किए जाते हैं। एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, यहां पर आरबीआई या बैंक के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मैनेजमेंट करी जाती है, उनको रखा जाता है, या फिर भारत की बैंकिंग प्रणाली के अंदर किस तरीके से बदलाव किया जाए उसके रिलेटेड रिसर्च करी जाती है। तो 3 कौन कौन से है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च गोरेगांव मुंबई, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड मैनेजमेंट पुणे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई का जो ऑफिस है लगभग 31 लोकेशंस के अंदर है भारत में। अगर किसी ऐसी जगह पर आरबीआई को काम हो जहां पर आरबीआई का लोकेशन यानी कि आरबीआई का ऑफिस ना हो, ना ही हेड ऑफिस हो, ना ही रीजनल ऑफिस हो, ना ही सब ऑफिस हो, तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वर्क एज आरबीआईज एजेंट एट ए प्लेस वेयर इट हैज नो ऑफिस इट्स ओन। कौन आरबीआई की जगह पर आरबीआई के एजेंट के तौर पर काम करता है जहां पर आरबीआई का अपना पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है? तो याद रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था कि 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इसको बदलाव करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज आर इस्टेब्लिश्ड बाय द आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनको आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च गोरेगांव मुंबई, इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द बैंक मैनेजमेंट पुणे महाराष्ट्र। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है ऑटोनोमसली आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं और गवर्न करे जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ठीक है, समाज भलाई स्कीमा, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत कम आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मेरा पर्सनली बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको फॉर्मुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा? फॉर्मुलेट करने का मतलब उसकी कार्य प्रणाली को आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो उसमें से ये स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुपर इंपॉर्टेंट। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना खोली थी और जिस दिन ये चली थी पहले दिन ही 4 करोड़ अकाउंट खुले थे इस योजना के तहत, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी वाला खाता खुलिया सी, मोदी वाला खाता। क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द प्रिएम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
सबसे पहले प्रियम्बल होता क्या है, सरल भाषा में हम लोग प्रियम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना। यानी कि एक तरीके से आरबीआई को बनाने का मकसद क्या है, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ आरबीआई, आरबीआई किस सोच के तहत काम करती है, उसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको समझाता हूं, आपको इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं, फिर मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। आरबीआई का प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग of reserve to secure monetary stability in India and generally to operate the currency and the credit system of the country to its advantage। सरल भाषा में कहे कि आरबीआई का जो मेन प्रियम्बल मोटो है वो है बैंक नोट इशू करना। ठीक है, बैंक नोट्स इशू करना, जो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बैंक नोट्स होते हैं वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। बैंक के पास पैसे को रिजर्व रखना, किस तरीके से बैंक के पैसे को रिजर्व रखा जाता है। ठीक है जी, जो बैंकों में हम लोग पैसा जमा करवाते हैं वो पैसा बैंक से आरबीआई के पास रिजर्व होता है, ये मेन काम है आरबीआई का। इसके अलावा इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आना। मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जैसे एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह। इन सबको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बोलते हैं। इन सारे टूल्स की हेल्प से भारत के अंदर महंगाई की दर को कंट्रोल करना। इसके अलावा इस तरीके के और बहुत सारे काम है जो आरबीआई करती है। मेनली अगर मैं सरल भाषा में कहूं, आरबीआई का पूरा काम क्या है कि देश की ओवरऑल ग्रोथ करना, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ करना। ठीक है, जिसको हम लोग सरल भाषा में सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर, ये आरबीआई का प्रियम्बल है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं ये है आरबीआई का लोगो, ये है आरबीआई का लोगो, टाइगर अंडर द पाम ट्री, टाइगर अंडर द पाम ट्री। कभी कभार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द लोगो ऑफ आरबीआई, आरबीआई का लोगो है टाइगर अंडर द पाम ट्री। स्टार्टिंग में पहले यहां पर लॉयन था, लेकिन बाद में लॉयन को हटाकर रॉयल बंगाल टाइगर कर दिया गया, जो हमारा नेशनल एनिमल है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आरबीआई को कंट्रोल कौन करता है, उसके मेंबर कितने होते हैं, किस तरीके से वो मेंबर चुने जाते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। सबसे पहले याद रखना, आरबीआई में मैक्सिमम 21 मेंबर होते हैं। 21 से, यानी कि 21 से कम हो सकते हैं, 21 से ज्यादा नहीं होते। इन 21 में से 5 मेंबर ऑफिशियल्स होते हैं, 5 ऑफिशियल्स मेंबर होते हैं और 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, तो आरबीआई में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, 5 ऑफिशियल्स एंड 16 नॉन ऑफिशियल्स। ये जो मेंबर्स हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ कंसर्न करके, आरबीआई की बॉडी के साथ कंसर्न करके जो है अपॉइंट करती है। कितने टाइम के लिए, लगभग 4 साल के लिए। वैसे इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इनको 4 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। नॉर्मली इनका जो टेन्यूर होता है वो 4 इयर्स का होता है, याद रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 ऑफिशियल और 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन कौन होते हैं। आरबीआई का जो हेड होता है उसे बोलते हैं आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर के नीचे होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 यानी कि 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो ये टोटल कितने हो गए, 5। इन 5 को बोलते हैं ऑफिशियल मेंबर्स। इन 5 को कौन क्या बोलते हैं, ऑफिशियल मेंबर। क्लियर होगी। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर में 10 डायरेक्टर्स होते हैं और ये 10 डायरेक्टर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसे कोई मार्केटिंग रेगुलेशन बॉडी का एक्सपर्ट है, जैसे कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, जैसे कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। तो ये 10 डायरेक्टर अलग अलग फील्ड से आते हैं और इनमें से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये याद रखना। क्लियर होगी बात के नहीं होगी, क्या याद रखने वाली बात है, 10 डायरेक्टर्स आते हैं नॉन ऑफिशियल कैटेगरी में जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, प्लस 10 के अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर है जी। तो 10 मेंबर ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 12, और 5 पहले थे। 12 और 5 कितने हो गए भाई, 17 हो गए। बात क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स जो आते हैं वो लोकल बॉडी से आते हैं। अब पहले तो ये समझना है कि सर लोकल बोर्ड्स होते क्या हैं, ये हमें समझना है। देखिए,
इंडिया के अंदर 4 डायरेक्शंस है, एक होगी नॉर्थ, एक होगी आपकी साउथ, एक होगी आपकी ईस्ट और एक होगी आपकी वेस्ट। इन 4 डायरेक्शंस में आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं। इन 4 डायरेक्शंस में आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी पीछे मैंने आपको समझाया कि आरबीआई के पास जो आरबीआई के टोटल 31 लोकेशंस के ऊपर 31 ऑफिसेज हैं, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। क्लियर है? जिसमें मैंने आपको बताया कि 19 रीजनल ऑफिस होते हैं, 11 जो है सब ऑफिस होते हैं। क्लियर होगी बात? और एक जो है आरबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। क्लियर होगी बात? इसके अलावा भी आरबीआई के 4 ऑफिस होते हैं जिन्हें हम लोग जोनल ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोनल ऑफिस। ये 4 ऑफिस भारत की अलग अलग दिशाओं में होते हैं, एक नॉर्थ में, क्लियर, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। नॉर्थ वाला जो जोनल ऑफिस है वो हो गया न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर हो गया जी? न्यू दिल्ली के अंदर। साउथ वाला जो जोनल ऑफिस है वो हो गया चेन्नई के अंदर, चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। ईस्ट वाला जो जोनल ऑफिस है जी वो हो गया कोलकाता के अंदर, ये कोलकाता के अंदर है। और वेस्ट वाला जो जोनल ऑफिस है वो होता है मुंबई के अंदर। क्लियर है? इन 4 जोनल ऑफिस को हम लोकल बोर्ड्स बोलते हैं। लोकल बोर्ड्स जिनका मेन काम होता है आरबीआई को जो लोकल इश्यूज है उनके ऊपर सलाह देना। इन 4 लोकल बोर्ड्स में से 4 मेंबर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में से जाते हैं। 4 दिशाओं में 4 जोनल ऑफिस है और इन चारों जोनल ऑफिस में से एक एक डायरेक्टर जो है डायरेक्ट कहां पर जाएगा? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में जाएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो 5 ऑफिशियल हो गए, उसके बाद 10 डायरेक्टर्स हो गए अलग अलग फील्ड से, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए और 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर हो गए। 10 और 5 15, 2 17, 4 कितने हो गए? टोटल 21 मेंबर होते हैं, ये याद रखना। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर ये जोनल ऑफिस जो है इन 4 दिशाओं में ही क्यों है? ये जोनल ऑफिस इन 4 दिशाओं में इसलिए है क्योंकि जो बैंकिंग का सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन काम है, बैंकिंग का सबसे ज्यादा वर्क है, वो इन 4 सिटीज में होता है। अब आप कहोगे, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहां पर है? आप कहोगे सर चंडीगढ़ के अंदर। इंडिया में आईएएस के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कहां पर है? दिल्ली के अंदर। कभी आपने सुना है कि इंडिया में आईएएस का बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है लद्दाख में है, कश्मीर में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या चेन्नई में है? वो दिल्ली के अंदर ही क्यों है? क्योंकि वहां पर हब बन चुका है। वैसे ही बैंकिंग सिस्टम का जो हब है इन 4 सिटीज के अंदर है, इसलिए यहां पर 4 लोकल बोर्ड्स बिठाए गए हैं लोकल मुद्दों के ऊपर आरबीआई को सलाह देने के लिए। तो इनको मिलाकर हो गए भाई टोटल आरबीआई के 21 मेंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि शक्तिकांत दास इंडिया दे किन्नवें गवर्नर ने? 15वें गवर्नर ने, 16वें गवर्नर ने आरबीआई दे, या 17वें गवर्नर ने? 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम याद रखना, एमके जैन, डॉक्टर एमडी पाट्रा, एम राजेश्वर राव और रविशंकर एंड टी रविशंकर। ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है जी। तो श्री शक्तिकांत दास हो गए गवर्नर ऑफ आरबीआई, एमके जैन, एमडी पाट्रा, राजेश्वर राव एंड रविशंकर, ये 4 क्या हो गए? आपके डेप्यूटी गवर्नर। एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी गवर्नर कौन थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? वो थी के जे उडेशी वॉज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि उस पर्सन का नाम बताओ जो इकलौता ऐसा पर्सन है भारत के इतिहास में जो आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ देश का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, नन अदर देन सरदार मनमोहन सिंह। यह भी याद रखना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई की कौन थी, तो के जे उडेशी थी। पहले प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे वो थे सरदार मनमोहन सिंह। बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई? आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई? सबसे पहले है इशू ऑफ नोट्स, यानी कि हमारी जो करेंसी है उसे इशू किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। देखिए मैं यहां पर जब करेंसी की बात कर रहा हूं तो करेंसी हमारे यहां पर 2 तरीके की होती है। एक तो हार्ड करेंसी होती है जैसे सिक्का या कोई क्वाइन, 5 रुपए का सिक्का, ठीक है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जितना जो भी होता है हार्ड क्वाइन। एक होता है पेपर करेंसी
जब भी मैं बात करूं कि आरबीआई करेंसी छापती है तो याद रहे आरबीआई के पास सिर्फ पेपर करेंसी को छापने का पावर है। जितनी भी हमारी हार्ड करेंसी है यानी कि क्वाइन, उसको मिंट यानी कि टकसाल में बनाया जाता है और उसे बनाने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय सारे सिक्के कट दे ते जिन्नी भी पेपर वाली करेंसी है, ठीक है, वो कौन कट दी है, वो कौन बनाती है, वो साडी आरबीआई बनाती है। ये गल याद रख लेनी है, ठीक है। अब एक गुगली और है, अभी मैंने बताया कि आरबीआई जितनी भी पेपर करेंसी है उसे प्रिंट करती है, क्लियर होगी। इसके लिए आरबीआई की अलग अलग जगह पर प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं। अगर कोई नोट यानी कि पेपर करेंसी 1 रुपया या उससे छोटी है, ठीक है, आजकल तो चलो नहीं होती लेकिन ये रूल है, अगर कोई पेपर करेंसी 1 रुपए की या उससे छोटी की पेपर करेंसी है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। लेकिन 1 रुपए से ऊपर की जितनी भी करेंसी है उसको आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। पेपर करेंसी की बात कर रहा हूं, फिर से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया में करेंसी 2 तरीके की होती है, वन इज कॉल्ड हार्ड करेंसी एंड वन इज कॉल्ड सॉफ्ट करेंसी। जिन्हें भी क्वाइन ने वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की देख रेख च बनाए जाते हैं। सॉफ्ट करेंसी है वो ज्यादातर कौन बनाती है, आरबीआई। सॉफ्ट करेंसी च की गुगली याद रखनी है भी 1 रुपए या तो छोटे वाला जे नोट बनाना है कागज का तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की निगरानी च बनूगा। लेकिन 1 रुपए तो जिन्ने भी वड्डे नोट ने इंडिया च 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, वो सब कौन बनाएगी, आरबीआई बनाएगी, क्लियर। 1 रुपए से जितनी भी बड़ी कागज की करेंसी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उसके ऊपर साइन आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन 1 रुपए का जो कागज का नोट होता था उसके ऊपर जो साइन थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के होते थे, ठीक है। वित्त मंत्रालय की सेक्रेटरी दे साइन होंगे सी 1 रुपए के नोट के उत्ते। 1 रुपए तो ऊपर दो जेड़ा भी कागज का नोट हो उते आरबीआई के गवर्नर दे साइन होंगे। 1 रुपए के ऊपर तो जिन्ना भी कागज का नोट हो वो सारा आरबीआई देखूगी बनाने वास्ते, प्रिंट करने वास्ते। 1 रुपए का जेड़ा नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखूगी ते ओदे उत्ते साइन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री दी सेक्रेटरी दे होंगे, क्लियर हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के होंगे। नेक्स्ट, द रेगुलेशन इशू ऑफ बैंक नोट्स अबव 1 रुपी, 1 रुपए तो ऊपर थी, क्लियर। जिन्नी भी करेंसी इशू है वो आरबीआई करेगी। इट एक्ट एज ओनली सोर्स ऑफ लीगल टेंडर मनी बिकॉज द 1 रुपी नोट issued by the Ministry of Finance and also circulated through it। 1 रुपए का जो नोट है वो सारा करता धरता उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा और 1 रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साइन होंगे, क्लियर होगी बात, क्लियर। नेक्स्ट, आरबीआई अपने यहां पर करेंसी छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि आरबीआई फटाफट नोट पे नोट छाप दे और इंडिया के हर एक गरीब को अमीर बना दे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज कहते हैं कि भाई जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है, जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है उसी फॉर्म के अंदर आप अपने यहां पर करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। पहली बात ये याद रखना, क्लियर। तो आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसी को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जितना रिजर्व रखोगे उसी हिसाब से करेंसी छाप पाओगे। आरबीआई ने स्टार्टिंग में 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखा था, याद रखना, और इसमें से 115 करोड़ जो थे गोल्ड की फॉर्म में थे। आरबीआई ने स्टार्टिंग में जो मिनिमम रिजर्व रखा था वो 200 करोड़ रखा था, इसमें 115 करोड़ जो थे मिनिमम गोल्ड की फॉर्म में था, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, अब आपको पता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 8 नवंबर 2018 या 16 जो भी टाइम था जब डीमोनेटाइजेशन हुई, ठीक है, 1000 के नोटों को बंद किया गया, तभी किसी ने सोचा था कि सरकार के पास पावर है कि वो 2000 का नोट प्रिंट कर दे। तो याद रहे आरबीआई के पास पावर है कि वो 10,000 रुपए तक की करेंसी प्रिंट कर सकती है। इतिहास में हमने 5,000 रुपए का नोट भी छापा है, 10,000 रुपए का नोट भी छापा है
और बहुत बार वापस भी लिया है, उसी को डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो मोदी साहब के समय पर हुई नवंबर के अंदर, वो पहली मोनेटाइजेशन नहीं थी, उसके ऊपर एक वीडियो रहेगी अलग से। और आरबीआई के पास पावर है, वो 1000 रुपए तक का सिक्का छापने की परमिशन दे सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मतलब उक्का पुक्का तुसी की याद रख लेना कि आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1000 रुपए तक का मैक्सिमम सिक्का छाप सकती है। ये उन्होंने को पावर है। नेक्स्ट अगली पावर है आरबीआई की, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये भारतीय सरकार के बैंक के तौर पर काम करता है। एक्ट एज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय सरकार को फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो है डिसीजन में जो है एक तरीके से एडवाइस देता है। ऑल्सो मैनेज द पब्लिक डेबिट फॉर द गवर्नमेंट। भारतीय सरकार के जितने भी पैसों के खाते होते हैं उन्हें आरबीआई मैनेज करता है, एक तरीके से गवर्नमेंट का बैंक होता है। क्लियर। नेक्स्ट बैंकर्स बैंक। देखो हम लोगों ने अगर पैसा लेना है, लोन लेना है, हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। कभी सोचा है कि जो बैंक रस्ते आपको दिखते हैं रास्ते में, ये लोन लेने किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई लोन देता है बैंक को, बैंक लोन देता है कस्टमर को, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को। तो इसलिए इट एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, यानी कि बैंक जिससे लोन लेते हैं बैंकर्स बैंक बोलते हैं। द रिजर्व बैंक परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर अदर बैंक्स, ऑर्डिनरी परफॉर्म फॉर देयर कस्टमर। यानी कि आरबीआई वही जो है ड्यूटीज परफॉर्म करता है जो बैंक अपने कस्टमर के लिए करते हैं। आरबीआई लोन देगा बैंक को और बैंक उसमें थोड़ा सा रेट अप करके लोन दे देगा कस्टमर को। क्लियर। नेक्स्ट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के अंदर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना। आप देखिएगा जब भी कोई बैंक दिवालिया होता है तो सबसे पहले उसको बचाने के लिए, लोगों के पैसे की निगरानी करने के लिए आगे कौन आता है? आरबीआई। तो इस तरीके से किसी भी बैंक की अगर करेंसी की कंट्रोल करनी है, उसका क्रेडिट कंट्रोल करना है, वो कौन करेगा? दैट वाज डन बाय द ओनली आरबीआई इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। नाम याद रखना है, पिछली वीडियो में समझाया था। आरबीआई के जो दूसरे गवर्नर थे उनका नाम था जेम्स ब्रैड टेलर, ये सेकंड गवर्नर थे आरबीआई। सीडी देशमुख का नाम हर हालत में याद रखना है, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, यहां से इंडियन गवर्नर बनना शुरू हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन आएगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओ स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले इंडियन मूल के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, और वैसे वो थर्ड गवर्नर थे। क्लियर। नेक्स्ट ओके, ये दूसरे गवर्नर हैं जो अभी तक रहे हैं। क्लियर। इसमें एक नाम शायद आपको दिख जाए, नहीं है अभी इसमें। ठीक है, ये हमारे एट प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनसे पहले थे अजित पटेल, और मेरी नजर में जब से मतलब मैं गवर्नमेंट में हूं, रघुराम राजन इज द बेस्ट गवर्नर इंडिया एवर हैड। क्लियर जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। किदी सुझाव थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनया सी? हिल्टन यंग कमीशन, जिन्हों रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन मनी एंड करेंसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की कार्य क्षेत्र से बाहर है? ये बैंकर्स बैंक है, सही है। क्रेडिट को कंट्रोल करता है, सही है। विदेशी करेंसी को कंट्रोल करता है, कस्टेडियन है फॉरेन करेंसी का, सही है। एलोकेट करता है डायरेक्टली टू द फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये हमारे किसानों को और खेती बाड़ी से जुड़े हुए महकमों को डायरेक्टली फंड डोनेट करता है, नहीं, गलत है। देखिए आरबीआई ने भारत के एग्रीकल्चर के लिए एक नाबार्ड को रखा हुआ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आरबीआई सारी रिपोर्ट नाबार्ड से लेगा, लेकिन एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो खुद कौन लेगा? नाबार्ड लेगा। तो ऑप्शन डी गलत है। आरबीआई कभी भी एग्रीकल्चर अथॉरिटीज को, फार्मर्स को डायरेक्टली लोन या पैसा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मिंट द कॉइन्स इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन किदे द्वारा कढ़े जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इन इंडिया आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स while the working of printing on 1 rupee note
एंड ऑल मिंटिंग ऑफ कॉइन इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत अच्छा लिखा है इसमें कि आरबीआई जो है भारत के अंदर करेंसी को प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 1 रुपया और जितने भी सिक्के हैं उनको प्रिंट करने की और बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। नेक्स्ट, आरबीआई को कब नेशनलाइज्ड किया गया? 1935 में आरबीआई बना था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को 5 करोड़ की कैपिटल के साथ आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर पूछे पहले इंडियन मूल के गवर्नर कौन थे तो वो थे सीडी देशमुख। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, तभी आपको मैंने होमवर्क के तौर पर ये दिया है, याद रखना। हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम फ्रॉम? ठीक है, अब आपको मुझे 3 क्वेश्चन बताने हैं। एक, कि शक्तिकांत दास जो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं वो किनमें है? दूसरा क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होता है? इसमें बदलाव हुआ है, याद रखना। भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, वो कहां से कहां तक है? आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका टाइम पीरियड बताइए। फाइनेंशियल ईयर समझते हो ना? ठीक है, तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर बोल लो या फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं। ठीक है जी, टिल देन थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।